अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा था, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और हम अच्छे से समझ गए थे कि डेवलपमेंट ग्रोथ से डिफरेंट चीज़ है। ग्रोथ जब मल्टी डायरेक्शनल होता है तब उसको हम जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से किसी कंट्री की न केवल इकोनॉमिक बल्कि सोशल पॉलिटिकल कंडीशन भी बेहतर होती है। तो आइए आगे चलते हैं। हम ये भी समझ गए थे कि डेवलपमेंट ज़रूरी है कंपैरिजन करना, और डेवलपमेंट का कंपैरिजन कंट्रीज़ का, स्टेट्स का हम इनकम के आधार पर करते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर। अब इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जीडीपी क्या है और नेशनल इनकम क्या होती है। तो देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पादन। किसी कंट्री में, किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में, निश्चित फिक्स टाइम पे कितने वस्तुओं और सेवाओं का, कितने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन ध्यान रखना है कि वो वस्तु कैसी हो, फिनिश्ड गुड्स हो, मतलब फाइनल गुड्स हो। यहाँ क्वेश्चन आ गया कि फाइनल क्या होती है और इंटरमीडिएट क्या होती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। खेत में आलू हुआ, आप आलू घर ले गए, आलू को काट के सब्जी बना के खा गए, आलू ख़त्म हो गया, आलू आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर आपने आलू लिया, आलू को फैक्ट्री में ले गए, वहाँ आलू का चिप्स बनाया, तो वो चिप्स आलू से ही बना है, तो वो फाइनल गुड्स यहाँ पर आलू नहीं हुआ बल्कि चिप्स हो गई। तो हमेशा हम फिनिश्ड या फाइनल गुड्स का ही कैलकुलेशन करते हैं, नहीं तो वो सामान बार बार दोहरा दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेशनल इनकम क्या होती है। अब टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन अ कंट्री, किसी कंट्री के द्वारा अर्न किया गया टोटल अमाउंट। अब आप एग्जांपल समझिए, मान लिया आप में से कोई बड़ा हुआ और वो अमेरिका गया, अमेरिका वो कमाई कर रहा है, उसको 5 लाख हर महीने मिल रहे हैं, लेकिन उसके माता पिता, उसका परिवार कहाँ रहता है, इंडिया में। तो आप क्या करोगे, आप अमेरिका से जो सैलरी पाते हो उसको इंडिया भेज दोगे। तो इस तरीके से अमेरिका में कमाई की सैलरी आपकी इंडिया वाले इनकम में जुड़ी। हालांकि आप कमा अमेरिका में रहे हैं, लेकिन चूंकि उस पैसे को घर भेज रहे हैं तो इनकम किसका बढ़ा, इंडिया का बढ़ा। तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जितना अंतिम उत्पाद हुआ उसका टोटल का वैल्यू। इसके अलावा एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स, और जो विदेशों से हमें इनकम प्राप्त हुआ, इसको मिला देने से क्या होता है, नेशनल इनकम बन जाता है। अब ये हमको समझना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि इनकम के बेस पर ही हम क्या करते हैं, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ना होने को मीज़र करते हैं। तो मीज़रमेंट कौन करता है, तो देखिए 2 लोग करते हैं। 2 कौन है, एक वर्ल्ड बैंक है और दूसरा है UNDP। वर्ल्ड बैंक को हम अभी डिस्कस करेंगे, UNDP हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक, अब आप छोटा सा आप यहाँ फैक्ट्स ले लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है, और इसके प्रेसिडेंट अभी के डेविड मालपास हैं। हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाएंगे ये। जुलाई 1944 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और अभी वर्तमान में 189 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। ये जानकारी हो गई आपको जानने के लिए। अब आइए इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, इसने क्या किया, 4 कैटेगरी में कंट्रीज़ को डिवाइड किया। हाई कंट्री, मतलब सबसे रिच वाली, फिर मिडिल और लो, लेकिन मिडिल को इसने 2 पार्ट में बांट दिया, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। मतलब अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ये मिडिल हो गया, इसके ऊपर वाले हाई हो गए और इसके नीचे वाले लो इनकम वाले हो गए। तो लो इनकम, ठीक, फिर लोअर मिडिल, फिर अपर मिडिल और हाई। अब ये डिवाइड कैसे किया, बहुत सिंपल है। वर्ल्ड बैंक ने केवल पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम है, उसी के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है वो केवल और केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पर करता है। उसने कुछ आंकड़े दिए, 2012 में जो आंकड़े थे वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 12,616 US डॉलर जिसका रहेगा वो रिच कंट्री कहलाएंगी, या इससे ज़्यादा। इसके बाद 1035 या इससे कम जिसका रहेगा वो लो इनकम के कंट्री में आएंगी। इंडिया किस में आती है, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है।
क्यों? क्योंकि इसकी जो इनकम थी वो $1530 पर एनम थी। तो ये आंकड़े आपको लर्न कर लेने हैं एग्ज़ाम के लिए कि कितने इनकम पे कंट्री को किस में रखा जाता है। 1035 या उससे कम तो लो हो गया, उससे ऊपर मिडिल हो गया, और 12,616 अगर है या उससे ज़्यादा है तो रिच कंट्री हो गई। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने केवल इनकम के आधार पर बता दिया। अब ये जो आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये 3 मार्क्स में बोर्ड में 2 बार 3 बार कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसको देख लें कि वर्ल्ड बैंक के आधार पर डेवलपमेंट कंट्री और अंडर डेवलपमेंट कंट्री में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो देखिए, जिसकी पर कैपिटा इनकम हाई रहती है वो डेवलप कंट्री, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम रहती है वो अंडर डेवलप कंट्री हो गई। अब जब इनकम ज़्यादा रहेगी तो पीपल का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का। तो डेवलप कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का जीवन का रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा होता है। अंडर डेवलप कंट्री का रहन सहन का स्तर नीचा होता है। आप देखते भी होंगे मूवीज़ में कई जगह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कितना बेहतरीन घर और लोगों का रहना सहना है। और उसी तरफ गरीब देशों में देखिए टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ी गांव, कच्चे पक्के मकान, सड़कें सब मिलते हैं। अब यूएसए हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये सब आपके डेवलप कंट्री के एग्जाम्पल हैं। जबकि नेपाल, पाकिस्तान और बहुत सारे कंट्री हैं ये आपके अंडर डेवलप में है। अब आप पूछेंगे इंडिया किस में है? इंडिया डेवलपिंग में है, वो अंडर डेवलप से ऊपर है और डेवलप्ड से कम है। मतलब ना अल्प विकसित है ना पूरा विकसित है, बल्कि ये विकासशील है। हम विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए आपको एक चार्ट दिखाते हैं, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा। आपको इंडिया के कुछ स्टेट्स को हम दिखा रहे हैं और उसके पर कैपिटा इनकम को दिखा रहे हैं। 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लिया गया, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम आप देखिए 1,01,314 है। केरल की पर कैपिटा इनकम 83,725 है और बिहार की पर कैपिटा इनकम 23,435 है। मतलब सबसे कम पर कैपिटा इनकम, ये आंकड़े पुराने अभी बदल गए हैं, सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार की है, सबसे अधिक महाराष्ट्र की है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे डेवलप महाराष्ट्र होना चाहिए और सबसे कमज़ोर जो होना चाहिए वो बिहार होना चाहिए। लेकिन आप नीचे के चार्ट को देखिए, ये चार्ट आपके बुक में भी दिए हैं। नीचे के चार्ट में आप देखिए तो आप देखिए जो लिटरेसी रेट है वो केरल का 94 है, जबकि महाराष्ट्र का 83 है, बिहार का 64 है। मतलब केरल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भैया तो उल्टा हो गया, हमने कहा कि पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा वो स्टेट या वो कंट्री उतनी डेवलप। अभी क्या देख रहे हैं? केरल की पर कैपिटा इनकम कम लेकिन लिटरेसी रेट ज़्यादा। इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी डेफिनेशन भी मिलेगी। मतलब कि 1000 पैदा हुए बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं। तो मरना तो अच्छी बात नहीं है बच्चों का, उनको जीना चाहिए। तो देखिए महाराष्ट्र में 25 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में केवल 12 बच्चे ही मरते हैं। मतलब केरल की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो जब पर कैपिटा इनकम ही केवल बता देता है कि ये डेवलप है या डेवलप नहीं है, तो उस हिसाब से तो महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होना चाहिए, जबकि केरल में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी उल्टा है। ऐसे आप नेट अटेंडेंस रेशियो के चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर भी केरल का प्रदर्शन अच्छा है। तो चाहे स्कूल का अटेंडेंस हो, चाहे साक्षरता दर हो, चाहे जीवित बच्चों का मरना हो, हर प्रदर्शन में कम इनकम होते हुए भी केरल महाराष्ट्र से आगे है। तब यहाँ ये फार्मूला काम तो अब नहीं कर रहा है। इसी के लिए बाद में आता है UNDP और वो लोगों के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए नया तरीका बताता है। इसको ये जो छोटी डेफिनेशन अभी हमने देखी थी, इन्फेंट मोर्टालिटी, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस, ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि आखिर UNDP कैसे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को मेज़र करता है, HDI क्या होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं इसके अंतिम और लास्ट पार्ट में। थैंक यू।